वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सारे लोग अभी जगे हुए हो, सुन रहे हो, ये मुझे स्पष्ट हो गया। आज के इस शैक्षिक दक्षता व्याख्यान माला, वृद्ध व्याख्यान माला के 27वें संस्करण में मंच पर उपस्थित श्री राजीव यादव जी, इस संस्थान के निदेशक, रेखा जी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, उसकी अध्यक्षा रेखा झा जी, इस फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारीगण, ऋचा जी, जो तमाम सारे विद्यालयों महाविद्यालयों से उनको के प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ उपस्थित है, जहाँ पर व्याख्यान कराए गए सारे साथीगण। आज उत्कर्षणी 2.0 का जो विमोचन हुआ, उसके लेखक लेखिकाएं, उपस्थित प्यारे बच्चों, साथियों, सबसे पहले तो मैं नक्षत्र फाउंडेशन को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने न केवल इस शैक्षिक दक्षता वृद्धि व्याख्यान माला का शुभारंभ किया, बल्कि आज उसकी 27वीं कड़ी। 27 का नंबर बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है। 27 क्यूब होता है, 3 क्यूब इज 27। 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। हमारा न्यू टेस्टामेंट की 27 किताबें हैं। 27 का नंबर एक पूर्ण नंबर के रूप में बहुत सम्मान के रूप में दिखाया जाता है। आज आप 27वीं कड़ी तक पहुंचे हैं, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि शुरुआत तो बहुत सारे लोग करते हैं। आपने कहा कि मैंने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के रूप में दक्षता वृद्धि व्याख्यान माला की शुभारंभ की थी, जहां मेरा भाव था कि मुख्य सचिव से लेकर के जो हमारा जो अंतिम चपरासी, जो हमारा जो क्लास 4 का पीएन है, वहां तक हर कोई उसकी दक्षता वृद्धि करने की हमारी आवश्यकता है। चाहे उसे हम मोटिवेट करें, यानी उसको प्रेरणादायी ऐसे लोगों को लाएं जिससे उसके जीवन में आदर्श बने। आज बहुत दिक्कत होती है, लोगों को ऐसी प्रेरणाएं नहीं मिलती। उसकी क्षमता वृद्धि के लिए उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, उसको ज्ञान के और स्रोत पता चले, इसके लिए हमने इस प्रकार की दक्षता वृद्धि व्याख्यान माला का शुभारंभ किया था, जिसमें देश के चुनिंदा ऐसे लोगों को हम लाते थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था हमारे, और वो बड़ी लोकप्रिय व्याख्यान माला हुई। हर व्याख्यान माला में हमारा बड़ा हॉल करीब 1200 कैपेसिटी का सारा लगभग भर जाता था। और वही नहीं, बल्कि लोग उसे ऑनलाइन भी देखते थे, सुनते थे, उनके परिवार के लोग सुनते थे और बाद में भी सुनते थे। इसके लिए हम सचिवालय प्रसारण विभाग के पोर्टल के ऊपर उसकी पूरी व्याख्यान को, उसके जो प्रश्नोत्तरी होती थी, उसका पूरा का पूरा मुझे डाल देते थे। मैं ऋचा जी को, रेखा जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वहां से प्रेरणा लेकर के आपने शैक्षिक दक्षता वृद्धि व्याख्यान माला का शुभारंभ किया। और मैं आपको आशीर्वाद भी दूंगा, आपको शुभकामनाएं भी दूंगा। अभी आप 27 पे पहुंचिए, अब आप 54 पे पहुंचिए, 81 पे पहुंचिए, 108 पे पहुंचिए, ऐसे निरंतर बढ़ते रहें। एक बार आप कोई अभियान अपने हाथ में लेते हैं, अगर मन में संकल्प है तो सिद्धि नियत तय कर देती है। संकल्प चाहिए, साधना चाहिए। संकल्प से केवल काम नहीं चलता, संकल्प के आगे साधना की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, समर्पण की आवश्यकता होती है। जब आप अपने संकल्प के साथ इन चीजों को जोड़ते हैं तो सिद्धि स्वतः आ जाती है। तो मैं आप लोगों को इस बात की शुभकामनाएं भी देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ बड़ा होने के नाते, कि आप इस संकल्प को सिद्ध करें। और आपने जो नाम चुना है
शिक्षा शैक्षिक दक्षता वृद्धि व्याख्यानमाला। और जिस प्रकार के मैं विषय देख रहा था, जो जब आप किसी बाग बगीचे में आप जाइए तो हर फूल एक ही रंग के नहीं होते, एक ही प्रकार के नहीं होते, एक ही सुगंध के नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, विविधता में एकता होती है और उस विविधता के साथ ही खूबसूरती आती जिंदगी। क्षणे क्षणे नवामुपेति तदैव रूपम रमणीयताया। जहां पे क्षण क्षण में परिवर्तन है, जहां पे परिवर्तन है, उस परिवर्तन में ही खूबसूरती है। तो आपने अलग अलग विषयों को, शिक्षा के विभिन्न आयामों को आपने चुना है और आप चुनते जाइए तो इसका इतनी बड़ी लड़ी बनती चली जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। कोई आपके साथ आए ना आए, आपने भी प्रमुख सचिव शिक्षा महन जी, उनको अभी किसी बैठक के लिए जाना था, इसमें विधानसभा चल रही है, उन्होंने आते ही मुझे कहा था कि उन्हें पता चला कि मैं आ रहा हूं, इसलिए वो इस पे आने के लिए तैयार हो गए। अदरवाइज विधानसभा के दौरान मैं जानता हूँ आना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हें जाना था, अदरवाइज वो रुकते आपके बीच में। उनसे आपने निवेदन किया, मदद मिलती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोग आपके साथ होंगे। आप सोचिए, पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय कहां से शुरुआत की थी? कुछ भी नहीं था उनके पास। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दुनिया का एक इतना खूबसूरत विश्वविद्यालय उन्होंने बना दिया, कोई भी जब वहां पे जाएगा तो जाते ही उसका मन चहक उठता है। कैसे उन्होंने इतना बड़ा निर्माण कर दिया, कैसे इतना बड़ा शिक्षा का एक मंदिर बना दिया, कैसे एक शिक्षा के इतने सारे आयामों का एक साथ ला करके, जहां पे हर विभाग है वहां पे। सोचिए 1916 में क्या कल्पना की होगी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, कैसे लोगों को जोड़ा होगा। न तो आज की जैसी टेक्नोलॉजी थी, न आज के जैसा संचार था, न आज के जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं थी। पूरे देश भर में कैसे वो जाते रहे होंगे, कहां से लोगों को जोड़ते रहे होंगे। तो केवल एक उनका संकल्प था कि हमें इस देश को आगे बढ़ाना है शिक्षा के माध्यम से, और उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखा दिया जो हम सबके लिए आदर्श है। मैं कहूंगा कि जो आपने विषय चुना है, शैक्षिक दक्षता वृद्धि व्याख्यानमाला, शैक्षिक दक्षता और उसकी वृद्धि, उसके बारे में व्याख्यानमाला है। यानी इसके हर एस्पेक्ट को, हर एक विषय को ये चुनता है। और इसमें आज का जो विषय चुना, नई शिक्षा नीति नए आयाम, मुझे सौभाग्य कि इसका 27वीं कड़ी आपका एक व्याख्यानमाला मेरे गांव का विद्यालय, यहाँ पे वाई सिंह जी है, वो इंटर कॉलेज गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज, जहां मैं कक्षा 6 और 7 की पढ़ाई किया हूं, उस इंटर कॉलेज के भी प्रतिनिधि यहाँ पे है। वहां भी जाकर के आपने व्याख्यान कराया, वहां पे एक्सपर्ट्स बुलाए आपने बाहर से, मुझे ख्याल है सागर यूनिवर्सिटी से बुलाया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बुलाया, अलग अलग एक्सपर्ट्स को आप बुलाए और बुला के उन्होंने उस गांव के बच्चों को वहां पे उनकी क्या, कैसे वो बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में वहां पे व्याख्यान कराया। आज का जो विषय है, नई शिक्षा नीति नए आयाम। जो नई शिक्षा नीति, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके पहले हमारी शिक्षा नीति आई थी, लेकिन ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो आमूल चूल परिवर्तन के बारे में है, पूरा फंडामेंटल बदल देने के बारे में, ये पूरी विचार को बदल देने के बारे में, एक ऐसा परिवर्तन जो दोबारा शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश को एक बार, जो हम विश्व गुरु कहते थे, उस विश्व गुरु को बनाने की वो नींव, वो बीज अंकुरित करता है, जिससे कि आगे चल करके हमारे लोग बहुत कुछ आगे बढ़ते। आप सोचिए, कल्पना करिए, पहले जो शिक्षा होती थी, थोड़े समय पहले बच्चों को केवल नौकरी चाहिए, फला कंपटीशन देना है, फला इम्तिहान देना है, हम बैंक में जाना चाहते हैं, हम ये सरकार की नौकरी करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग इस नौकरियों के पीछे ही शिक्षा करते। हमारे टीचर्स भी रटे रटाए चीजों को, उसी को पढ़ाते थे। मुझे
देश का जो सबसे बड़ा, सबसे बेहतर शैक्षिक संस्थान है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी आईआईटी कानपुर जब मैं पढ़ता था वो हिंदुस्तान के सभी आईआईटीज में बेस्ट हुआ करता था। मैं 1978 to 83 वहां पर बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया एमबीए करने के लिए, सिडनी गया एमबीए करने के लिए 1999 में, मुझे बिल्कुल एक अलग किस्म का अनुभव हुआ ऑस्ट्रेलिया में एमबीए करते समय। मुझे लगा हम आईआईटी में पढ़ते थे, बेस्ट पढ़ाई थी, बहुत मेहनत करते थे, बहुत कुछ सीखते थे, लेकिन यहां सीखने और वहां के सीखने में बहुत परिवर्तन, बहुत फर्क था। यहां हम सीखते थे, टीचर हमें सिखाते थे, वहां सिखाते नहीं थे, बल्कि आपको इनेबल कर सकते थे जिससे आप खुद सीख सके, आपको तैयार करते थे इस बात के लिए कि जिससे आप खुद अध्ययन करें, खुद सीखें, खुद अपनी हुनर को आगे बढ़ाएं। हमारे देश में ऐसी सोच नहीं थी तब। इनफैक्ट मैं अपने बच्चों को भी देखता था, मेरे बच्चे वहां पढ़ते थे, मेरा बेटा केजी में पढ़ता था, मेरी बेटी क्लास 3 में पढ़ती थी वहां पे सिडनी में। उनकी भी पढ़ाई, वो मेरे बच्चे वहां से, तब मैं कानपुर का वाइस चेयरमैन से वहां सिडनी गया था, या उसके पहले मैं आगरा का कलेक्टर हुआ करता था। वहां के बेस्ट स्कूल्स में मेरे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उनकी भी पढ़ाई बिल्कुल अलग थी। जो सिडनी में हमारे बच्चे पढ़ रहे थे उनको बिल्कुल कोई जोर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन जीवन के खास खास चीजों को ध्यान देने की जरूरत है जिससे आपका आगे का बेस तैयार होगा। जब मैं लौट करके आया और मेरे बच्चों को मैं एडमिशन कराया यहाँ पे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर में, वहां जगदीश गांधी जी, पूज्य जगदीश गांधी जी जो आज नहीं है, उन्होंने कहा कि एक बार हमारे सारे टीचर्स, सारे प्रिंसिपल के सामने आप एक प्रेजेंटेशन करिए कि आपने वहां पे क्या सीखा। और मैंने सारे जितने उनके सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के प्रिंसिपल टीचर थे सबको मैंने एड्रेस किया, मैंने भी और मेरी पत्नी ने भी। ये कैसे हमें बच्चों का वहां शिक्षा बिल्कुल अलग था, कैसे बच्चों को तैयार करते थे, कैसे उनका बेस बनाते थे, और हमारे बच्चों को रखा था। अब हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो बिल्कुल चीजों को बदलने वाली है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को ट्रांसलेट करती है, अनुवादित करती है, जो उनकी देश, जो अपने देश को 2047 में विकसित भारत बनाना चाहता है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सोच को ट्रांसलेट करती है जो अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता है। उस सोच को ट्रांसलेट करती है जो कि इस देश को दुनिया के नक्शे पे बहुत ऊपर ले जाना चाहता है, एक नया भारत बनाना चाहता है। उन्होंने विकसित भारत की बात तो 2022 में 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से की, लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत पहले से चल रही थी, 2014 से चल रही थी, क्योंकि वो बेस तैयार कर रहे थे, उसका आधार तैयार कर रहे, ढांचा तैयार कर रहे थे, और उसी आधारभूत ढांचे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी योगदान है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की है वो लोगों को नौकरी दिलाने के लिए नहीं है, लोगों को शोध के लिए तैयार करने के लिए। एक सोचे, कॉलेज का बच्चा भी जब रिसर्च करे, जब कॉलेज का बच्चा जब पढ़े और वो जब देखे कि हमारे यहाँ पानी का वाटर कंजर्वेशन कैसे, पानी कितना महत्वपूर्ण है, पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में सोचे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, कैसे पानी को बचा सकते हैं, पानी क्यों बचाना जरूरत है, कैसे आज बेंगलोर जैसे शहर में भी पानी की किल्लत होती है, कैसे एक शहर में पानी जो वहां पे बाढ़ ला देता है और दूसरे शहर में पानी के लिए लोग टैंकर से पानी प्रोवाइड करते हैं। उस पानी के महत्व को समझे और समझे कि कैसे पानी के एक एक बूंद को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम उसको रीयूज रिसाइकल कर सकते हैं। इसके बारे में वो शोध करें ताकि बच्चे का दिमाग खुले। कैसे वो सोचे कि जो आज भारत स्वच्छ भारत बनने वाला है, स्वच्छ भारत की तरफ जो हम 2014 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किए, कैसे गांव हो या शहर हो उसको हम स्वच्छ कैसे कर सकते हैं, चाहे हमारा घर हो, हमारा दुकान हो, हमारा कार्यालय हो, हमारी फैक्ट्री हो, हमारा शिक्षण संस्थान हो, कैसे हम लोग को स्वच्छ कर सकते हैं, उसके बारे में सोचे, उसका सोच बदले। कैसे वो स्वस्थ रह सकता है, क्या कर सकता है, वो शोध करे।
ये हमारी नई शिक्षा नीति आपको इन चीजों के लिए बातें करती है। ये बहुत लचीली, एक फ्लेक्सिबल ये नई शिक्षा नीति जिसने हमको लचीलापन दिया है। नहीं तो होता क्या था, एक बार आप साइंस स्ट्रीम पकड़े तो साइंस ही और कुछ नहीं कर सकते। आर्ट्स पकड़े तो आर्ट्स के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। कॉमर्स पकड़े तो कॉमर्स के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक लकीर का फकीर, हम एक बार डंडे खींच के तो डंडे के न दाएं जा सकते न बाएं जा सकते। लेकिन आज ये नई शिक्षा नीति अब कोई ऐसी लकीर नहीं खींचती। आपको हर एक पता नहीं आपको क्या क्या चीज कब कैसे कहां पे आप खिल पड़े। जब मैं IIT गया था तो मैं नहीं जानता था कि मैं IAS बनूंगा। ये तो समय से मैं IAS बना। बहुत सारे बच्चे जो कि IIT जाते हैं, मेडिकल जाते हैं, वो कहीं से कहीं निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको किस चीज के लिए चुना। हो सकता है कि उस समय आपको इस बात का ज्ञान ना रहा, लेकिन उस समय की हमारी जो नीति थी, शिक्षा की जो हमारी प्रणाली थी, उस प्रणाली में हम बंध जाते थे, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। आज शिक्षा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आपको बिल्कुल बांधती नहीं है, बल्कि आपको खोलती है। जैसे फूल खिल जाता है, जब आप फूल को देखो, कली को देखो तो कली बंधी हुई होती है। जब जैसे जैसे कली खुलती है वैसे वैसे उसकी सुगंध बढ़ती चली जाती है, उसकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है, उसके हर एक पेटल दिखाई देने चालू हो जाते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको खोलने के लिए, बंद करने के लिए नहीं है, किसी एक सकरे रास्ते में डालने वाली नहीं है, बल्कि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, उस सोच को जो कि हमारे भारतीय सनातन की सोच है, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्यु मा अमृतम गमय, ओम अस्तु मा सद्गमय, उस सोच को लेकर के आगे बढ़ाने वाली हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2020 में लेकर के आई। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमको क्या क्या नया चीज प्राप्त हुआ। सबसे पहली चीज कि अब आप जो है साइंस के स्टूडेंट होकर के भी आर्ट्स पढ़ सकते हो, आर्ट्स के स्टूडेंट होकर के भी साइंस पढ़ सकते हो सकता है आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हो, आप पढ़ रहे हो, शास्त्रों को पढ़ रहे हो, आप जो हमारे भारतीय दर्शन को पढ़ रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, साथ ही साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप जानकारी करना चाहते हो, साथ ही साथ आप बिजनेस के बारे में भी हो सकता आप कर रहे हो, क्योंकि आपको खिलने के लिए मालूम नहीं किधर से रास्ता ज्यादा खिलने का आपको है, आप सब कुछ कर सकते हो। नई शिक्षा नीति आपको मौका देती है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट्स। आप आज थोड़ा कोर्स कर लिए, नहीं तो पहले क्या होता था, कभी क्रेडिट आप इकट्ठा करते, क्रेडिट बैंक जैसे आपका बैंक में होता है, बैंक में आपका पैसा आज पड़ गया, आज हमारे पास कुछ सेविंग हुई, हमने बैंक में डाल दिया, कल कुछ सेविंग हुई फिर कुछ डाल दिया, 3 हफ्ते नहीं हुई, नहीं कोई बात नहीं, अगले बार फिर मैंने डाल दिया, जब जब जरूरत पड़ी तो हम उसमें से निकालते रहे। आप ऐसे अपने क्रेडिट को बैंक बना सकते हो, क्रेडिट से कर सकते हो। आपको बात ही नहीं कि एक बार आपने BA का कोर्स ज्वाइन किया तो BA में ही चलते चले गए, जब तक 3 साल BA नहीं होता है तब तक आपका पूरा नहीं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी आपको क्या महेंद्र जी बोल रहे थे, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। नीति हमको तो बहुत सारा इतना बड़ा, तो नीति जो होती है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एक रास्ता बनाती है, और नीति का क्रियान्वयन उसके बाद लोग सोचते हैं, उसको प्रशासक, उसके जो लोग जिम्मेदार है वो सोचते हैं कि कैसे इस नीति को हम लोग लागू करेंगे। ये शिक्षा नीति कहती है कि अगर हम 1 साल पढ़ाई करते हैं आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करोगे तो आपको जो है डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करोगे आपको डिग्री मिल जाएगा, 4था साल करोगे आपको ऑनर्स भी मिलेगा और आप डिग्री भी मिलेगी, ऑनर्स साथ ग्रेजुएट करोगे। इस प्रकार की ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी पहले कभी नहीं। आप जो करना चाहते हो, आपको लगता है कि हमको खेल में बहुत रुचि है, तो आप खेल भी ज्वाइन कर सकते हो। आज पहले वोकेशनल ट्रेनिंग जो थी, बहुत सारी हमारी चीजें थी जिसके ऊपर कोई क्रेडिट नहीं हुआ करती है, आज इन चीजों पे भी क्रेडिट है। अगर आप खेल में ही करना चाहते हो, देखो कल भारत की टीम कैसे कल पाकिस्तान को रौंद दी, इतना सारा बीच में कितने सारी जो है बात चल रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला, कौन से ऐसे फिरकी गेंदबाज आने वाले हैं, ये झटके देकर के बॉलिंग करते हैं, जैसे मोहम्मद कादिर की पुरानी वो याद दिला रहे थे, जैसे जो झटके देते थे लोग समझ में नहीं आती थी, सारे झटके रह गए
और हमारी टीम ने कैसे उसने बिल्कुल इतने आसानी से उसको 61 रन से उसको रोक दिया। आप किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, आपको मौका देती नई शिक्षा नीति, आपको मौका देती है। ये आपको नई शिक्षा नीति जो है इनोवेटिव बनाती है, आप इनोवेशन कर सकते हो, क्योंकि आज हमारे देश में माहौल है इनोवेशन का, स्टार्टअप्स का, स्टार्टअप इंडिया। आज इनोवेशन, आप सोचो कि हमारा देश दुनिया का चौथा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 2 लाख से ज्यादा हमारे स्टार्टअप से, हमारे करीब 120-25 तो हमारे $1 बिलियन से बड़े हमारे स्टार्टअप्स हैं। $1 बिलियन से बड़े हमारे स्टार्टअप बन चुके हैं, 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर के स्टार्टअप। क्योंकि देश वो माहौल आपको दे रहा है, वो मौका दे रहा है, और शिक्षा नीति आपको उसके लिए तैयार कर रही है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको रिस्क लेना है, आपको कुछ नया कुछ करना है। आप हो सकता है हिस्ट्री के विद्यार्थी होकर के हो सकता है कि आप पत्रकारिता में कुछ आपकी रुचि होती है, आप वहां से कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि नया शिक्षा नीति आपको मौका देती है। और वहां से हो सकता है कि कल का आपका करियर आपको पत्रकारिता में हो सकता है वहां से आपका करियर किसी और रास्ते पे चला जाए। तो ये हमारी जो एक एक्सपेरिमेंट करने की, आज आप जाके देखिए कि कॉलेजेस में, हर एक कॉलेज में इनोवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो है एक इंग्रेडिएंट हो गया, पूरा शिक्षा के इंग्रेडिएंट हो गया। जिस कॉलेज में इनोवेशन के बारे में जोर नहीं है, वो कॉलेज अपने आप को पीछे हो रहा है। क्योंकि बच्चों में इनोवेशन किस बात का, आपको न्यूटन नहीं बनना कि न्यूटन का लॉ, आपको न्यूटन का लॉ नंबर 1, न्यूटन का लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3 आपको निकालना, वो नहीं कहा जाता। आप किसी भी चीज को, मैं अभी थोड़े दिन पहले अलीगढ़ के एक पब्लिक स्कूल में मैं गया था, वहां चीफ गेस्ट था, उनका एक फंक्शन था, उस फंक्शन में मैं चीफ गेस्ट था। बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे ने मुझे देखा कि उसके दादा जो है उनको तकलीफ हो रही थी चलने में, उठने में, हर चीज में। ऑब्वियसली उम्र के साथ सबको होती है, अभी हम लोग की क्या उम्र है, उम्र के साथ सबको होगी, आपको भी होगी। उसने ऐसा कुछ सोचना चालू किया कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने दादा को मदद करें। उस बच्चे की वो संवेदना देखिए अपने दादा के लिए कि हम क्या करें, मदद करें कि हमारे दादा को आसानी से खड़े हो सके, हमारे दादा चल सके, हमारे दादा टहल सके, हमको टहला सके। उसने ऐसी नई चीज निकाली उनको सपोर्ट करने की। आपको घर में आपकी माँ जो है, जो सब्जी बनाती है, आपकी माँ जो कोई घर में कोई काम करते हैं, उनको बनाते समय कोई तकलीफ होती है, क्या अपनी माँ की तकलीफ को आप दूर कर सकते हो? आप जाते हो बाजार में जाकर के देखते हो ये फला दिक्कतें हो रही है, क्या उस तकलीफ को दूर कर सकते हो? अपने आसपास की समस्याओं को क्या आप समाधान कर सकते हो? आज की नई शिक्षा नीति आपको इसके लिए मौका देती है। आप प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट के नंबर होते हैं, वो प्रोजेक्ट के नंबर आपके इस नंबर में जुड़ते हैं, आपके टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस जुड़ते हैं, आपको कंटिन्यूअस लर्निंग का एक मौका देता है। नहीं तो पहले क्या होता था, सीधा आप पहले साल भर पढ़ो न पढ़ो, महीने भर के अंदर आपने कुछ तैयारी की और अपना फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो कुछ लोग इससे भी आसान तरीका निकालते थे, कुछ चिट बना लेते थे, चिट बना करके पास हो जाते। बट वो चिट भी बनाएंगे तो कितने फर्क है, कुछ नहीं फर्क है। हम तो जब ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं MBA करने गया, हम लोग को ओपन बुक इम्तहान हुआ करता था। पहले बार मैंने ओपन बुक इम्तहान देना चालू किया सिडनी में, लेकिन वो किताब रह करके किताब आपके लिए बेकार थी, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे जो पेपर्स होते थे वैसे प्रैक्टिकल होते थे कि आपको एप्लीकेशन करना है, न कि उसमें उतार करके किताब से कॉपी करके आपको लिखना है। कुछ नहीं कर सकते, सारी किताब आपके सामने धरी लेने रह जाएगी, नंबर आपको अंडा आएगी। क्यों? क्योंकि आपने विषय को नहीं समझा हुआ। अगर विषय समझा होता तो फिर शायद उसका आप एप्लीकेशन कर सकते थे। तो मैं MBA कर रहा था, और MBA में हमको लाइफ में कॉपी नहीं करनी होती है, लाइफ में जो हमारे प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ता है कि कैसे, चाहे वो मार्केटिंग के बारे में हो, चाहे प्रोडक्ट के बारे में हो, डेवलपमेंट के बारे में, किसी चीज के बारे में, कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं, उसको करने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। तो नई शिक्षा नीति हमें उसी नवाचार के लिए, नवाचार का मतलब इनोवेशन, एनीथिंग न्यू, एनी आइडिया न्यू। यहाँ जो बच्चे बैठे, हो सकता है कि आपको कुछ यहीं पे कुछ नई आइडिया आ रही है, कुछ नया चीज आपको लग रहा हो कि ये जो नक्षत्र फाउंडेशन जो कार्रवाई कर रहा है, वो नक्षत्र फाउंडेशन के इस काम में
अगर ऐसा किया होता तो शायद और इफेक्टिव होता और प्रभावशाली होता। अगर ये किया होता तो शायद ये खर्चा नहीं आता। अभी बीच में बिजली चली गई, सारे के सारे लोग, कुछ लोग अपने टॉर्च जला रहे थे, अपने मोबाइल का टॉर्च जला रहे थे, नहीं तो कोई माहौल होता अपना पूरा यहाँ पे हो हल्ला मचना चालू हो जाता। लेकिन कोई सोचेगा कि क्या करते कि जब लाइट भी जाए तो अपने आप लाइट तुरंत आ जाए, ताकि कोई फर्क नहीं, पता भी नहीं चले कि लाइट आ रही कि नहीं आ रही। इसके बारे में कोई सोचना चालू कर, यानी आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो रहे हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड तो सबको ही है, समस्याएं तो दुनिया में सब जगह भरी पड़ी है। मैं सबको चुनौती देता हूं, तुम 100 समस्याएं बताओ, मैं 5 और जोड़ दूंगा, 105 कर दूंगा। समस्याओं की कमी नहीं है, समाधान ढूंढने की कमी है। समस्याओं में समाधान ढूंढो, और प्रकृति हमें केवल समाधान ही देती है, समस्याएं नहीं देती। केवल ये हमारी देखने की, हमारी नजरिए के फर्क है। प्रकृति में अगर कहीं पे अगर आप लोग पहाड़ लगे होंगे, अगर वहां पे बिच्छू बूटी होती है तो साथ में संजीवनी पालक भी होती है। बस देखने की बात है कि अगर किसी को पालक नजर आती है और किसी को नजर नहीं आती है, संजीवनी बूटी से उसको कटता है, उसको लगता है कि अब तो बिच्छू काट ली, और बिच्छू को उसको तकलीफ होता है, परेशान रहता है। थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन जितनी देर रहेगा वो, तब तक वो परेशान रहता है। लेकिन अगर उसने देखा कि बगल में तो ये संजीवनी पालक भी है, वो अपने आप उसको दूर कर देगी, केवल थोड़ा रगड़ो सब समाप्त कर देगी। आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको उसी को बताती, देखो इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, 360 डिग्री अपना दृष्टिकोण अपनाओ, अपनी आंख कान को खोल के रखो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, अपने सारे दरवाजे खिड़कियां खोल के रखो, पता नहीं किस दिशा से कौन सा ज्ञान आ जाएगा, लेकिन उस ज्ञान को अपने में उसको एक साथ एनालाइज करके क्या सही तुम्हारे लिए, उसको तुम लागू करो। नकल मत करो, विदेशों का नकल करने की जरूरत नहीं, विदेशों से आइडिया ले लो, बस उस आइडिया को अपने तरीके से लगाने की कोशिश करो। क्या करो जिससे कि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, क्या करो जिससे हमारे प्रोसेस आसान हो, आपकी मम्मी को तकलीफ होना कम हो, आपके पापा को तकलीफ होना कम हो, आप जिस स्कूल में जाते हो मास्टर को तकलीफ होना कम हो, आप जिस दुकान में जाते हो उस दुकान वाले की तकलीफ दूर हो। इस तरह से अगर आप सोचोगे, जब आप सोल्यूशन मोड में जाओगे तो आपको तमाम सारे सोल्यूशन ही सोल्यूशन नजर आएंगे, तब तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको इसी नवाचार को आपको प्रोत्साहन देती है। इनफैक्ट मैं देख करके बहुत खुश होता था। मैं जब भी गांव जाता हूं, और गांव से तो मेरा बहुत लगाव है, बचपन में पैदा ही हुआ गांव में, पेड़ के नीचे पढ़ना प्रारंभ किया, और लेकिन उसके बाद भगवान ने मौका दिया और मैं पूरे देश का अर्बन सेक्रेटरी बना। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का, जो कि कई दुनिया में 7वां बड़ा देश होगा, उसका मुख्य सचिव बनने का मुझे भगवान ने मौका दिया। और क्यों? इस तरह के हम सोल्यूशन अप्रोच, सोल्यूशन दें। तो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो एक सोच और नवाचार, ये भी इसका मेन आयाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 इस बात पर बल देती है कि हमारी शुरुआती शिक्षा अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। मातृभाषा मतलब मदर टंग। अगर हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, अगर हम केरला में पैदा हुए तो हमारी मातृभाषा मलयालम है, पंजाब में पैदा हुए तो हमारी मातृभाषा पंजाबी है, अगर हम आंध्रा में पैदा होते तो हमारी मातृभाषा तेलुगु है। हमारी पहली शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि हमारा बेस वहीं से होना चाहिए। लेकिन मातृभाषा के अलावा आगे चल करके वो कहती है कि मैं अन्य भाषाएं भी सीखूंगी, ताकि हम केवल अपने वहीं पे नहीं रह सकते। हमें अपने देश में, हमारा देश एक विविध देश है, इतनी सारी भाषाएं हैं यहाँ पे, हर राज्य की अपनी भाषाएं, हर राज्य की अपनी संस्कृति, हर राज्य की अपनी अलग अलग किस्म की जो है उसकी जो है अलग अलग उसकी विरासतें हैं। उसको आप कैसे सीख सकते हो? तो आपको विदेशी भाषा भी सीखनी है, हमारे देश की अन्य भाषाओं को भी सीखना है। इससे आपका बेस भी मजबूत होगा और आगे चल करके आप एक बहुआयामी जो एक इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम के लिए आप बहुत ही मजबूत हो सकते हैं। और इसका सुविधा हमारे आज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से कॉलेज देते हैं। और केवल भाषा ही नहीं, बल्कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, अभी यहाँ पे जो सज्जन थे, मैं नाम तो भूल गया, जो उत्कर्षणी का वो उसके बारे में ब्रीफ दे रहे थे। आपने कहा कि पूछा विवेकानंद कौन है, तो आपको पता ही नहीं।
इस देश की इतनी बड़ी ताकत, युवाओं को नया सोच देने वाला, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये देश हमारा इतना ऋषियों का, संतों का देश है, जहां हमारे ऋषि एक विषय के नहीं ज्ञानी होते थे। किसी भी ऋषि का नाम आप सोच लो, आप इस बात पे रिसर्च करके देखो, किसी भी ऋषि को देखोगे तो वो ऋषि पता चला कि जो कृषि भी जानता है, विज्ञान भी जानता है, नक्षत्र ज्ञान भी जानता है, समुद्र ज्ञान, इतनी सारी विधियों का, क्योंकि उनको जो है अपने ज्ञान के चक्षु खोल करके उसको अंतरात्मा से सब कुछ चीजों को महसूस करते थे। उनकी जो गुरु जो जहाँ पे पाठ पढ़ाते थे, वो किस्म किस्म की चीजों, लोगों को इतनी व्यवहारिक ज्ञान, इतनी सारी चीज देते थे और चीजों को डॉक्यूमेंट करते थे। हमारे देश की, हम तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया था, जब पहले बार उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देश के सामने रखा, तो उन्होंने पंचप्रण की बात की थी। पंचप्रण यानी पहला प्रण है भारत को हमको 2047 तक विकसित बनाना है। दूसरा प्रण गुलामी की मानसिकता से हमको बाहर निकलना है। तीसरा हमारे अपने धरोहर पे हमें गर्व करने की भावना है। चौथा हमें सब एकजुट होकर के इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, सब कोई मिलकर के देश को बनाएंगे। और पांचवा, हर कोई अपने कर्तव्य को निभाएगा। इसमें बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण तंग था, उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का और अपनी धरोहर पे गर्व करने का। हमारी धरोहर, हमारी गणित की धरोहर, आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का, आपने नाम सुना होगा भास्कराचार्य का, आपने नाम सुना होगा भारत की जो गणित है, भारत का जो विज्ञान है, भारत का जो ये सब इतना सारा ज्ञान का कूद भंडार है, केवल हम उसको बड़े हेय दृष्टि से देखते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ शासक को आ गए थे। आपको मालूम होगा, शायद कितने लोगों को मालूम हो, किसको नहीं मालूम है। आज से अगर 1000 साल पहले चले जाओ तो भारत को ऐसे लोग नहीं कहते थे कि सोने की चिड़िया है। ये कोई कहावत नहीं है। भारत वास्तव में सोने की चिड़िया हुआ करता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 30% अर्थव्यवस्था हमारे भारत की होती थी। 30% दुनिया की अर्थव्यवस्था का अंश भारत में होता था। चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर चीज में भारत अग्रणी हुआ करता, इसलिए उसको विश्व गुरु कहते थे। लेकिन हमने गुलामी की इतनी बड़ी परत अपने आगे डाल दी। 1000 साल के पहले हमने इतनी सारी गुलामी की परतें डालनी चालू की, हमको भूल गए कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। और बेचारे आज में हम सभी, ये हमारी जो मैथिली शरणगुप्त जी की पंक्तियां हैं, ऐसे नहीं है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए, कहां से हम कहां पहुंच गए। लेकिन एक बार दोबारा फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको वापस उसी विरासत को, उसी से फिर से अपने को जोड़ने की कोशिश की, जिसका एक अच्छा नमूना आपने देखा कोविड के दौरान। कोविड आई जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं, उनका तार चूर हो गया। जो अपने आप को स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य तंत्र के बारे में कहते थे हम इतनी बढ़िया है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई। आज भी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जो कि निकल नहीं पाई, उससे उबर नहीं पाई है। लेकिन ये भारत की वो जो ताकत थी कि भारत उसके आगे आत्मनिर्भर भारत बन करके निकला। ये भारत की ताकत थी जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बजट को देखिए कि किस प्रकार से 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बजट में किया गया। आप सोच सकते थे थोड़े साल पहले भारत वही है, लोग वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन आज भारत ये सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने महसूस किया कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसकी ताकत हमको दी। तो ये हमारी विरासत है, जिसके बारे में हमारी जो है इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको खोलने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल शिक्षा पे नहीं ध्यान देती, केवल ज्ञान, आपको केवल किताब पढ़ करके और नंबर लाना है, आपको इस पर नहीं ध्यान देती, बल्कि कौशल विकास, स्किलिंग, माने वोकेशनल ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। आप नई चीजें आप पढ़ रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, उसके साथ ही साथ नए स्किल सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, ड्रोन के बारे में सीखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखो, आज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर का मिशन था, उसके बारे में सीखो, नई चीजों को सीखो।
अपने अंदर जितनी ज्यादा, और ये सीखने का माहौल दे रहा है। और सीखने का माहौल जरूरी नहीं है कि आपके पास टीचर ही हो, आपके पास हर स्कूल में टीचर हो, जरूरी नहीं है कि हर स्कूल में आपके पास वो सारी सुविधाएं हो। आज टेक्नोलॉजी ने संभव किया है AR VR। आज टेक्नोलॉजी ने संभव किया कि बहुत दूर बैठ करके भी हम सब कुछ चीजें सीख सकते हैं डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से। हम इतनी सारी चीजें, ज्ञान का आज तो पूरा का पूरा भारत सरकार का एक पूरा पोर्टल ही सबके ट्रेनिंग के लिए, उनके व्यक्तिगत विकास के, उनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इतना बड़ा वहां पे सारा का सारा कोर्स, सारी की सारी जो ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, ताकि वो कर्मयोगी बन सके। वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, बल्कि कर्मयोगी बन सके, अपने कर्म से अपने देश को आगे बढ़ा सके। तो आज जो कौशल विकास है, कौशल विकास के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। कौशल विकास के साथ ही साथ इंटर्नशिप, पहले ये सब चीजें होती थी, इंटर्नशिप हुआ चलो 1 महीने काम को करना है, गए सर्टिफिकेट ले लिया। अब इंटर्नशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अप्रेंटिसशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप जाते हो, अपने आप को तैयार करते हो, उन कौशल को, उस अपनी स्किलिंग को आप आगे बढ़ाते हो, जो कि आगे चल करके आपको जॉब इंश्योर करता है, आपका इस अर्थव्यवस्था में योगदान सुनिश्चित करता है। अब सोचिए कि आज हमारा देश, आज से 11 साल पहले हम फ्रेजाइल 5 हुआ करते थे। दुनिया के वो 5 देश जो तब तार हो जाए मालूम नहीं है, फ्रेजाइल 5 में काउंट होता था हिंदुस्तान का 2014 तक। आज हम दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। $4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग बन चुके हैं। और हमारे जो लोगों का, बड़े बड़े विद्वानों का जो प्रेडिक्शंस है, जो उनकी विश्लेषण है कि भारत की इकोनॉमी हमारी लगभग $30 ट्रिलियन, 30 से 40 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी 2047 तक। यानी आज से 7 गुना 8 गुना बड़ा हमारा इकोनॉमी, ज्यादा नहीं, आने वाले 2 दशक के भीतर ही होगा। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा लोगों में कितना सारा जिंदगी में परिवर्तन आएगा। वो कहां से आएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके लिए बेस तैयार करेगी, लोगों को तैयार करेगी। एंटरप्रेन्योर जब तैयार होंगे, जब नई नई चीजें आएंगी, और आज हो रहे हैं, जो मैंने कहा स्टार्टअप का सबसे बड़ा कल्चर आज के देश में बनाया। तो इसके लिए जो हमारी ये जो स्किलिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, ये सब चीजों के ऊपर आज बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत जोर देती है। उसके लिए पूरा एक माहौल तैयार किया है। आज डिजिटल शिक्षा के बारे में एक इतना बड़ा, पूरे देश भर में पूरा का पूरा हमारा नॉलेज सिस्टम को, आज चाहे हमारे वेदों के नॉलेज को, हमारी भारतीय ज्ञान पर्वत, सब कुछ चीजें आपको डिजिटली उपलब्ध है, और डिजिटली और ऑथेंटिक। बहुत सारे लोग किताब लिखते थे, उसको करता था, इसको कंपेयर करो, ये हमारी जो गीता प्रेस है उसके साथ मिलान करता कि नहीं करता, ये सही है कि गलत है। अब तो सब कुछ चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है और ऑथेंटिकेटेड है, आप उस ज्ञान को देख करके समझ सकते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको उसके नजदीक लाने की कोशिश करती है, और आने वाले समय में आप उन सारी चीजों को, परिवर्तन को आप देखेंगे। आज की शिक्षा नीति, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं। पहले टीचर्स की रोल होता था, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव। यानी गुरु हमारे लिए बस जो बता दिया, गुरु का शब्द जो है वो अंतिम शब्द हो, और उन्हीं को हम भगवान का रूप में लेकर चलते हैं। आज भी अगर मेरे व्याख्यान आप पुराने कई सारे हमारे वीडियो को सुनोगे, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे इस जो हमारे अंदर इस ताकत को लाने वालों में कुछ लोगों का जो हाथ है, उनमें एक हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर मिश्री लाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस गांव में मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत कुछ चीजें मैंने उनसे सीखा, चाहे वो आत्मविश्वास के बारे में हो, चाहे वो स्वच्छता के बारे में हो, चाहे वो कमिटमेंट, बहुत सी उनसे मिश्री मास्टर जी से मैंने सीखा। लेकिन आज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने टीचर को केवल टीचर नहीं रहने दिया, बल्कि टीचर को मेंटर बना दिया। अब टीचर बच्चों को मेंटरशिप कर रहा है, उसको केवल पढ़ा नहीं रहा है, बल्कि उसको तैयार कर रहा है। जो मैंने कहा, जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि जब मैं सिडनी पढ़ने गया तो मुझे IIT के एजुकेशन से क्या फर्क नजर आया कि वहां पे हम पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे। आगे हम क्या करेंगे उसके लिए हमारी तैयारी हो रही थी।
सेल्फ आत्मनिर्भर हम हो रहे थे। आईआईटी में उतने आत्मनिर्भर नहीं थे, क्योंकि आईआईटी में मेरा रिकॉर्ड आज तक अनब्रोकन रिकॉर्ड है, लेकिन मैं उतना आत्मनिर्भर नहीं था। मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ, लेकिन जब मैं सिडनी में MBA कर करके आया लौटा तो बहुत ही आत्मनिर्भर हो गया। क्यों? क्योंकि हमें इस बात के लिए तैयार किया कि खुद करो, हम तुम्हें केवल टूल्स देते हैं, उस टूल्स का उपयोग तुम्हें करना है। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वही आज की डेट में कर रही है, आपको तैयार कर रही है कि कैसे आप, तो ये हमारे गुरु जो है आज टीचर्स से बड़े वो मेंटर के रूप में आ रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और किस बात की मेंटरशिप करनी है? उन्हें मेंटरशिप करने की भारत 2047 में विकसित भारत में। विकसित भारत बनने का मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप बच्चे के दिमाग में उस विकसित भारत की उस तस्वीर को लाओ कि तुम क्या कर सकते हो इस विकसित भारत बनाने के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो। जैसे ओलंपिक हमारे देश में 2036 में ओलंपिक की प्लान हो रहा है, यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स की प्लान किया जा रहा है, बहुत सारी चीज प्लान की जा रही है। पहले जब होता था ओलंपिक होता था, बहुत मरते जीते, अगर एक हमको जो पता था एक ब्रोंज किसी तरीके से मिल गया, बड़ा देश भर में खुशी होती, चलो एक ब्रोंज तो मिल गया। नहीं तो हम कहते थे अरे चलो चौथा स्थान तक तो आ गए, हम तीसरा नहीं आए, कोई बात नहीं, वो भी नहीं मिला। आज जब ओलंपिक होता है तो 10 मेडल आते हैं। आज जब कॉमनवेल्थ गेम्स होता है तो हमारे पास 25-30 मेडल्स आते हैं। एशियन गेम्स होता है 50 मेडल्स आते हैं। ऐसे हमारे मेडल्स की संख्या बढ़ गई, लेकिन ये इस पे हमको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हमें तो याद रखना है वो हमारे पांडे जी की कथा, चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, हमें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको इस बात को प्रेरित करते हैं, चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, हमें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना है। ये हमारा जो नया एक जो नए भारत की जो एक सोच है, नए प्रश्न भारत की सोच है। इधर भारत में ओलंपिक हो तो यहाँ पे 10 मेडल से हमें नहीं काम चलेगा, यहाँ तो 100 मेडल चाहिए। हम उन देशों की श्रेणी में आ जाए जो इतने सारे मेडल अपने बुद्धों नहीं भरते हैं, और वो कहाँ से संभव होगा? आपने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बजट 2027 का जो बजट अभी पेश किया उत्तर प्रदेश की, उसमें उन्होंने कहा हर मंडल में हम बनाएंगे स्पोर्ट्स की इतनी बड़ी फैसिलिटी हम तैयार करेंगे, हम ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करेंगे जो उत्तर प्रदेश को मेडल लाएंगे। हम यहाँ पे मुख्य सचिव थे, यहाँ पे हमने पहले बार खेल का विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बना। और ये भावना केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, हर राज्य चाहता कि हमारे पास अधिक से अधिक मेडल आए। आज हमारे राज्य सारे प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं, वो कहते हैं कि हम उनसे भी आगे बढ़ करके करेंगे, हम उनसे भी आगे जाकर के करेंगे। नहीं तो पहले होता था कि चलो फुटबॉल है तो चलो वेस्ट बंगाल है, गोवा है, केरला है, 2-3 राज्य का नाम है। आज हर राज्य फुटबॉल में आता है। पहले होता था कि कुछ हमें ये जो कुछ एथलेटिक्स के गेम है तो हरियाणा है, पंजाब है, 2-3 राज्यों का नाम आ जाता था। आज हर राज्य जो है, आज उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी, मध्य प्रदेश से भी, हर राज्य अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये एक नया माहौल तैयार हुआ है, और उस नए माहौल को तैयार करने हमारे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे विद्यार्थियों के लिए क्या चाहिए? हमने टीचर्स के लिए बात किया कि वो मेंटर बन रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स क्या चाहिए? उन्हें स्टूडेंट्स केवल उन्हें डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री के साथ साथ उन्हें दक्षता चाहिए। जो शैक्षिक दक्षता की आपने बात की, उन्हें दक्षता चाहिए, उन्हें स्किल चाहिए, जिससे कि वो आगे चाहे वो अगर वो रिसर्च में जाते हैं, टीचिंग में जाते हैं तो एक अच्छे टीचर बन सके, रिसर्च में जाते हैं एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बन सके, अगर वो स्पोर्ट्स में जाते हैं एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सके, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सके, यानी एक्सेलेंस एवरीवेयर। और हमारा देश जिस दिन एक्सेलेंस में आ जाएगा, उस दिन देश कहां से कहां चला जाएगा। ताकत की कमी नहीं है इस देश में, भगवान ने हमें बहुत भरपूर दिया है, चाहे वो रोशनी देना हो, चाहे वो हमें तमाम प्रकार के प्राकृतिक संसाधन देने हो, चाहे हमारे ह्यूमन कैपेबिलिटी देनी हो। हर जगह से हम लोग बहुत अच्छे हैं। कहाँ पे हम लोग रह गए थे कि हम लोग गुलामी में, जो मकाले ने डाल दिया हमारे दिमाग में, मकाले ने जो 1850s में जो हमारे दिमाग में डाले, गुलामी की ऐसी मानसिकता डाल दी कि हमको लगता था कि हम सबसे नीचे हैं, बाकी सब अच्छे हैं। जब मैं भारत सरकार का सचिव था और हम लोग जब स्मार्ट सिटी के बारे में काम करते थे, लगता था कि बाहर से ही सब कुछ ले सकते हैं। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब हम दुनिया को सिखा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के लिए क्या कर सकते हैं। आज हम दुनिया को बता सकते हैं कि पानी के बारे में क्या कर सकते हैं, स्वच्छता के बारे में क्या करते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता वृद्धि हो चुकी है,
तो मकाले की उस मानसिकता से हमें बाहर निकलना है और निकल करके हमको नई चीज करनी है। पहले बार हमें सोचना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। मेक इन इंडिया की बात तो हम करते हैं, मेक फॉर द वर्ल्ड। न केवल हम अपने देश के लिए बनाएंगे, हम दुनिया के लिए बनाएंगे। हम दुनिया के मैन्युफैक्चरर होंगे, दुनिया की इंडस्ट्री होंगे। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों में ये बात लाने की कोशिश करती है। बच्चों में वो पहले बार की शिक्षा नीति, उनमें उद्यमिता यानी टेकिंग रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप तब आती है जब आप रिस्क लेते हो। एंटरप्रेन्योरशिप लाने की कोशिश करती है। उनमें स्टार्टअप्स और उनको जो नए कुछ करने की, समाज के लिए यूजफुल बनने के लिए, टू बिकम यूजफुल फॉर द सोसाइटी, ये करने के लिए आपको तैयार करती है। तो ये हमारी आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो विकसित भारत 2047 के लिए हर तरह से आपको तैयार करने की पूरा का पूरा न केवल ज्ञान बल्कि आपकी दक्षता, आपकी शोध, आपकी क्षमता, आपकी हर तरीके से वृद्धि करने के लिए पूरा का पूरा बुके लेकर के तैयार होती है। इसमें काफी कुछ काम हुआ है, अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। आज भी जो हमारा जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के बारे में बहुत सारे कोर्सेज नहीं बने हैं, अभी बनाना है। ये चैलेंजेस है, ये चुनौतियां हैं हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि आप जो शिक्षा नीति ने जो एक आपको आधार दिया, उस आधार को कैसे आप जमीन पर हकीकत में लाओगे। तो हमारी नई शिक्षा नीति जो है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक केवल शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा विचारधारा का परिवर्तन है। और यही हमारी नई शिक्षा नीति का नया आयाम है, जिसके बारे में मैंने 27वीं कड़ी के तौर पे मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला। मैं बधाई देना चाहूंगा ऋचा जी को। मैं बताना चाहूंगा कि मैं आया क्यों। ऋचा आर्या, ये जब हमने शुरू किया था, जो हमने दक्षता वृद्धि व्याख्यानमाला हमने सचिवालय में शुरू किया था मुंशी जी के तौर पर, तो पहले बार इनको सचिवालय प्रशासन में काम करती है। इनको उसको कंडक्ट करने के लिए एज एन एंकर इनको लाया गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी क्षमता को देख करके। और उसके बाद वो धीरे धीरे हर एक कार्यक्रमों में ऋचा जी उसको अपनी क्षमता दिखाना इन्होंने चालू कर दी। और इन्होंने और रेखा जी ने मिलकर के ये शैक्षिक दक्षता के बारे में काम किया। इनका एक दिन मेरे पास मैसेज आया, आज इनकी माँ का बर्थडे, पुण्यतिथि, आज इनकी माँ की पुण्यतिथि है। इन्होंने किताब लिखी उत्कर्षणी 2.0, जिसको उन्होंने एडिट किया है। मेरे पास मैसेज आया कि सर आप इसके बारे में पैसे दे दें। आप देखेंगे उसमें मेरा एक शुभकामना संदेश छपा हुआ। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। दूसरा इनका रिक्वेस्ट है कि आप इसको विमोचन करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतने सारे लेखों को जोड़ा और हर प्रकार के विषयों को, चाहे योग से लेकर दर्शन से लेकर के हमारे पर्यावरण से लेकर के, जो हमारी जो स्त्री धन को लेकर के, कितने सारे विषयों को आपने टच किया है। स्वास्थ्य को लेकर के इतने सारे विषयों को टच किया, तो मैं जरूर उसमें आऊंगा। मैंने कहा कि अगर आप 16 तारीख को आ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल मैं आपके हाजिर होता हूँ, ऐसी आपकी इच्छा है तो मैं जरूर हाजिर होता हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य होगा कि आज पास फिर पूछा कि इन्होंने हमें इसको लेक्चर भी देना। हमने कहा लेक्चर अब मुझे बुला रहे तो मैं ही लेक्चर दे देता हूँ। विषय भी मैंने चुन लिया कि चलो ये विषय आपसे बात करेंगे। तो ऐसे आज के दिन का तय हुआ। और आज का दिन कितना पवित्र दिन है, शायद आपको नहीं मालूम। आपकी माँ की पुण्यतिथि तो जरूर है, लेकिन आज महाशिवरात्रि का दिन है, शायद आप लोग नहीं मालूम। महाशिवरात्रि जो है हमारे फाल्गुन मास की चतुर्दशी की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को बनाई जाती है। और हमारी तिथियां और अंग्रेजी तिथियों में बहुत फर्क है। हमारी जो अंग्रेजी हिंदी तिथि, हमारी जो विक्रम सदी की तिथि है, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कल शाम को 5:08 पे प्रारंभ हुई और आज सायं 5:34 तक चतुर्दशी का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। भगवान शिव जो दुनिया का कल्याण करते हैं, भगवान शिव जो कि देवाधिदेव है, जो सारे के सारे देवताओं के देव, उस भगवान शिव ने जिस दिन नीलकंठ का नाम जिन्होंने लिया, दुनिया के उस विष को, जो समुद्र मंथन से विष निकला, उस विष को पी गए, उस नीलकंठ के बनने वाला दिन जो महाशिवरात्रि का दिन, वो दिन जिसने प्रकृति और माया का उन्होंने वो ऋषि देखा, माँ पार्वती और भगवान शिव का,
उनके शादी की बारात हुई, वो दिन जिस दिन इतना बड़ा अत्याचारी राक्षस का उन्होंने भगवान शिव ने अंत किया, ऐसे तमाम सारी कथाएं। आज का दिन वो इतना महत्वपूर्ण दिन है, महाशिवरात्रि का दिन। जब आपने कहा था तभी मुझे लगा था कि देखो इतना पवित्र दिन चुनने 27 निकले और 27 तुम्हारे नक्षत्र है, 27 तो हमारे इतना पवित्र नंबर है, ये दोनों का दोनों संयोग था, इसलिए मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। तो मुझे ये जो सौभाग्य मिला, इस बात के लिए मैं ऋचा जी को धन्यवाद दूंगा, जयशंकर जी को धन्यवाद दूंगा, जो रेखा जी के हस्बैंड हैं। इन्होंने मेहनत की, इन्होंने कहीं किसी कॉलेज में करने की कोशिश की, शायद वहाँ उन्हें मौका नहीं मिल पाया किसी वजह से। तो आज राजीव जी ने यहाँ पे मौका दिया कि यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ आपके बीच में आप सबके संबोधित कर सकूँ। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा और मैं शुभकामनाएं दूंगा इस पवित्र दिन को। 27वां आपने किया है, अब आप 54वें के रास्ते पर चल पड़िए। रास्ते मुश्किलें आती है, मुश्किलें आएंगी, आती नहीं है बल्कि आएंगी, लेकिन केवल आपका हौसला, केवल आपका हिम्मत और केवल आपका संकल्प उन सारे मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। और आप ये जो कार्य कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रही हैं, उस शैक्षिक दक्षता के वृद्धि के बारे में जो काम कर रही है, वो काम आपका आगे बढ़ता जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सारे लोगों को महाशिवरात्रि की, भगवान शिव के इस पवित्र पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे नक्षत्र फाउंडेशन को मेरी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।